हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस समय जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। ये जो चैप्टर है अकाउंटिंग रेशियो का या कह लीजिए रेशियो एनालिसिस का, ये जो चैप्टर है ये इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एंड इस चैप्टर पर आज मेरा 4th लेक्चर वीडियो है। इस चैप्टर पे मैं 3 लेक्चर वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एंड आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो तीसरा इंपॉर्टेंट टाइप का रेशियो है, जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो, जिसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, परफॉर्मेंस रेशियो भी कहते हैं, या टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, या एफिशिएंसी रेशियो। तो ये चारों ही इसके नाम है। तो इस रेशियो के बारे में डिटेल में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में ये जो रेशियोज हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या था, लिक्विडिटी रेशियो। दूसरा क्या था, सॉल्वेंसी रेशियो। तीसरा जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो कह लीजिए, ये है। एंड इसके बाद चौथा जो अगला लेक्चर होगा वो मेरा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे होगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के रेशियोज होते हैं जिनके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। राइट, तो यहां तक समझ में आया। तो आज के लेक्चर में हम इस एक्टिविटी या कह लीजिए टर्नओवर रेशियो के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज एक्टिविटी रेशियो। ये जो एक्टिविटी रेशियो है ये होता क्या है, एक्टिविटी रेशियो क्या होता है ये हम समझेंगे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्टिविटी रेशियो। ये जो एक्टिविटी रेशियो है या जो परफॉर्मेंस रेशियो है इससे हमें पता क्या चलता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये मैं आपको बताऊंगी। एंड फिर इस एक्टिविटी रेशियो में हमें 4 टाइप के रेशियोज पढ़ने हैं। कौन कौन से, पहला इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये 4 टाइप के रेशियोज हमें इस चैप्टर में इस लेक्चर में पढ़ने हैं। ठीक, एंड इन पे मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगी। ये जो चारों रेशियोज हम पढ़ेंगे इनके फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, सिग्निफिकेंस देखेंगे एंड इन पे न्यूमेरिकल भी कराऊंगी आज के लेक्चर में। ठीक है, तो ये था पूरा आज के लेक्चर का कंटेंट कि ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं आज के लेक्चर में। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई थी। मैंने बताया था कि जितने भी रेशियोज हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जिसमें हम लोग लिक्विडिटी के ये दोनों रेशियो पढ़ चुके हैं, सॉल्वेंसी के ये चारों रेशियो पढ़ चुके हैं, ये है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, एंड एक्टिविटी के आज ये 4 रेशियो आज के लेक्चर में हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद एक्टिविटी। एक्टिविटी या कह लीजिए टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी रेशियो या कह लीजिए परफॉर्मेंस रेशियो या कह लीजिए एफिशिएंसी रेशियो या टर्नओवर रेशियो। मैं आपको ये चारों नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा एक बार एग्जामिनेशन में अभी हुआ था कि एक्टिविटी रेशियो नहीं एफिशिएंसी रेशियो लिखा हुआ था। तो क्योंकि स्टूडेंट ने पढ़ाई की थी एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो, ये ज्यादा यूज होता है, एक्टिविटी या टर्नओवर ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो उन्हें बच्चों को ये नाम पता था, उन्हें ये नहीं पता था एफिशिएंसी रेशियो इज सेम एज एक्टिविटी रेशियो। तो इसीलिए हमें सारे नाम पता होने चाहिए। तो ये जो रेशियो है इसके 4 नाम हैं। इसको एक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं, टर्नओवर रेशियो, परफॉर्मेंस रेशियो या इसको एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये रेशियो क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। ये जो रेशियो है इसका जो नाम है इसी से समझ में आ रहा है। ये रेशियो मेजर करता है हाउ वेल एन ऑर्गेनाइजेशन इज रीयूजिंग इट्स रिसोर्सेज, यानी कितने अच्छे से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इन्वेंट्री हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, चाहे डेटर हो, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो उसको कितनी इफिशिएंटली यूज कर रही है, ये हमें इस रेशियो से पता चलता है। ये जो रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उससे पता चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है कि दिस रेशियो मेजर्स, ये रेशियो मेजर करता है हाउ वेल द रिसोर्सेज हैव बीन यूज्ड बाय एंटरप्राइज, यानी कोई भी एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूज कर रही है, ये हमें इस रेशियो की वैल्यू से पता चलता है। तो बेसिकली इससे हमें क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी के बारे में भी तो पता चलता है। इसीलिए इसका नाम क्या है, इफिशिएंसी रेशियो, कि हाउ इफिशिएंट द ऑर्गेनाइजेशन इज, ऑर्गेनाइजेशन कितनी इफिशिएंट है, जो भी रिसोर्सेज उसको दिए गए हैं उसको वो कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है, ये हमें पता चलता है। इसीलिए इसका नाम इफिशिएंसी रेशियो भी है। ठीक है, एंड एक चीज है, अगर इस रेशियो की वैल्यू हायर आती है, ठीक है, ये रेशियो की वैल्यू हम निकालेंगे, इफ द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो इज हायर देन इट इज गुड। अगर इस रेशियो की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब अच्छी बात है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो इन्वेंट्री हो, वर्किंग कैपिटल हो, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो।
चलिए अब पहला जो रेशियो है, इसमें 4 रेशियो मैंने बताया ना, इस रेशियो में हमें 4 रेशियोज पढ़ने हैं, 4 टाइप के रेशियो पढ़ने हैं। तो पहला क्या है, इन्वेंट्री या कह लीजिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री तो आप जानते होंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रॉ मटेरियल है या जो सेमी फिनिश गुड है या जो फिनिश गुड होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो नाम से ही समझ में आ रहा है, इन्वेंट्री टर्नओवर यानी कि हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक रखा है, जो रॉ मटेरियल या चलिए फिनिश गुड जो रखा है, वो सेल्स में कितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है। देखिए पहले आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल होगा, फिर उसको आप फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है, फिर इसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर वो मार्केट में जाके बिकेगा और सेल्स में कन्वर्ट होगा ना। तो वही है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये शो करता है कि कितनी तेजी से रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, अगर कोई रिटेल शॉप है तो वहां पे तो फिनिश गुड ही आता है, पीछे से सामान खरीदा आगे बेचा। ठीक है, तो फिनिश गुड सेल्स में कितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो। ये मेजर किया जाता है इस रेशियो से। और ये अच्छी बात है ना, जैसे अगर स्टॉक फिनिश गुड है ऑर्गेनाइजेशन में और वो जल्दी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, यानी सामान जल्दी बिक रहा है, तो ये अच्छी बात है ना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जितनी जल्दी सामान बिकेगा, फिर से पीछे से सामान ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, ये फिर से स्टॉक फिल किया जाएगा और फिर से वो सेल हो रहा है, फिर से फिल हो रहा है, फिर से सेल हो रहा है। यानी अगर हाई है इस रेशियो की वैल्यू, तो ये अच्छी बात है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या है, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, इट मेजर्स, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है, ये क्या मेजर करता है, इट मेजर्स हाउ मेनी टाइम्स एन इंटरप्राइज सेल एंड रिप्लेसेस इज इन्वेंट्री। यानी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो इन्वेंट्री है वो कितनी बार सेल कर रही है, कितनी बार पीछे से फिल किया जा रहा है और आगे सामान सेल हो रहा है। ठीक है, तो ये कितनी बार हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स, ये बेसिकली इस रेशियो से कैलकुलेट होता है। ये देखिए लिखा है कि हाउ मेनी टाइम इन्वेंट्री वाज कन्वर्टेड इनटू सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। यानी किसी ड्यूरेशन में जो इन्वेंट्री है वो सेल्स में कितनी बार कन्वर्ट हो रही है, तो ये बेसिकली इससे मेजर किया जाता है। ठीक है, एंड ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट किया जाता है दो टर्म्स के बीच में। ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है, ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री के बीच में हमें रिलेशनशिप देता है। ठीक है, ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री के बीच में हमें रिलेशनशिप इस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता चलता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है, अभी जो मैंने बताया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है, इसका एक दूसरा नाम भी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहा जाता है। तो वही है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड करिए एवरेज इन्वेंट्री से, यू विल गेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला समझ में आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री दी रहेगी, क्लोजिंग दी रहेगी, डिवाइड बाय 2 करेंगे, आपका आ जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। ये देखिए कहीं दिया है ओपनिंग क्लोजिंग, अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपका एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगा। एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक चीज और है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर ये डायरेक्टली नहीं दिया है तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया रहेगा, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला ये है जो काफी यूज होता है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, एक बार मैं रेड पेन ले लेती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें आपने परचेजेस को ऐड किया, उसमें आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया अगर क्वेश्चन में दिया है, और उसमें से क्लोजिंग को माइनस किया, तो आपका क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक, एंड उसमें से आप एवरेज इन्वेंट्री को मतलब उससे आप एवरेज इन्वेंट्री को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है। ठीक है, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में से क्लोजिंग को माइनस करेंगे तो आपका ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, और इसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, फॉर्मूला समझ में आ गया, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन से पहले ऑब्जेक्टिव जरा देख लेते हैं। वैसे काफी कुछ मैंने इस रेशियो के बारे में आपको बता दिया है, तो आपको ऑब्जेक्टिव भी आसानी से जल्दी समझ में आ जाएंगे। तो ये जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, जल्दी से इसका ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। देखिए, अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है, इसकी जो वैल्यू है, ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू ठीक ठाक है, सही है, हाई है, तो ये क्या शो करता है कि इन्वेंट्री आ रही है और आगे सेल हो रही है, फिर इन्वेंट्री आ रही है, सेल हो रही है। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री स्टक नहीं हो रही। ठीक है, स्टक होना मतलब रुक नहीं रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि सामान बिक नहीं रहा है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि सामान बिक नहीं रहा है, तो पीछे से भी इन्वेंट्री को रोका जा रहा है। तो बेसिकली ओवरऑल जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन में, इन्वेंट्री का, स्टॉक का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, ये शो करता है। तो इस रेशियो का सिग्निफिकेंस यही है कि टू असर्टेन द इफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफिशिएंट है कि नहीं है, ये इससे आपको पता चलता है। ठीक है, इस रेशियो से पता चलता है। एंड ऑर्गेनाइजेशन ने जो इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो सही इन्वेस्टमेंट किया है, क्या वो सोच समझ के जुडिशियस इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं इन्वेंट्री में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, या इन्वेंट्री में बहुत कम इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो ये भी आपको इस रेशियो की वैल्यू से पता चलता है। ठीक है, अगर इस रेशियो की वैल्यू सही आती है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हाई या बहुत लो नहीं, मॉडरेट और सही वैल्यू आती है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेंट्री मैनेजमेंट सही है, एंड ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेंट्री में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो सोच समझ के जुडिशियस इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, एंड एक बात बता दूं, ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। आप वर्किंग कैप, अगर आप फाइनेंस लेते हैं आगे चल के, अगर आप बीबीए के हैं या एमबीए के हैं, आगे चल के फाइनेंस लेते हैं, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का आप एक पेपर पढ़ते हैं, तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत डिटेल में एक पूरा चैप्टर है। तो वही है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट इफिशिएंट है कि नहीं, ये इससे हमें पता चलता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, जल्दी जल्दी से रीड कर दे रही हूँ। देखिए, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये क्या शो करता है? बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या शो करता है? ओवर ट्रेडिंग, एंड इससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो जाएगी। बहुत लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इनएफिशिएंट यूज हो रहा है इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो भी नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस फर्स्ट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करें। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है? पहला दिया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या कह लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया गया है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। ये इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको बोला जा रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए। तो हमें फॉर्मूला पता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, यही तो फॉर्मूला है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या क्वेश्चन में दिया है? तो हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया गया है। कितना? 4,50,000, ये आपको डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री क्या आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है? नहीं। इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मुझे एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है, तो मैं क्या करूं? इन्वेंट्री एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर प्लस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, दोनों को सम किया, डिवाइडेड बाई 2 किया। ठीक है, मैंने यही तरीका बताया था ना, दोनों को सम करिए, डिवाइड बाई 2। 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,00,000 और 1,25,000 को सम करेंगे तो कितना आएगा? 2,25,000 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ये 2,25,000 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? ये होगा 1 1, ठीक है, 2 और ये 5, क्या आएगा? 1,12,500। तो हो गया 4,50,000 डिवाइडेड बाई 1,12,500। ठीक है, ये आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले से डिवाइड करके रखा है। आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? ओके, आप इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4 टाइम्स। तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आएगा आंसर 4 टाइम्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? एक बार ये क्लियर हैंड राइटिंग में ये देख लीजिए। ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, मैंने कैलकुलेशन
नहीं किया था, ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 4 टाइम। तो इस तरीके से किया जाएगा, सिंपल है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, चलिए अगला रेशियो देखते हैं। नेक्स्ट रेशियो कौन सा था बताइए, अगला रेशियो कौन सा था? हमने किसके बारे में बात कर ली? हमने पहला जो था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बात कर ली। अब हम दूसरा जो रेशियो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज डेटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, डेटर टर्नओवर रेशियो या इसको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, इसके दो नाम है। ठीक है, या तो डेटर टर्नओवर रेशियो कहिए या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो देखिए ये रेशियो क्या शो करता है, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, डेटर टर्नओवर रेशियो, यानी ये रेशियो ये शो करता है कि हाउ फास्ट द कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। डेटर कौन होते हैं? सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने सेल की, तो जो कस्टमर था, ठीक है, उसने पूरा पैसा अभी नहीं दे पाया, तो वो बाद में पैसा देगा। सपोज करिए वो 1 महीने बाद पैसा देगा, तो वो क्या हो गया? ऑर्गेनाइजेशन का डेटर हो गया। ठीक है, तो जो डेटर होता है, डेटर मैंने बताया था, डेटर के बारे में डिटेल में डिस्कस हुआ था, इट इज द करेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का करेंट एसेट होता है। तो अब डेटर से, अभी डेटर को हमने कुछ सेल किया, अभी उसे पैसा नहीं आया पर 1 महीने बाद आएगा। ठीक है, हमने उसे क्रेडिट पे सेल किया है, 1 महीने बाद आएगा, बट हम ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश क्या होती है कि डेटर से जल्द पैसा कलेक्ट हो जाए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन में कैश क्रंच ना हो, वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज ना पड़े। ठीक है, तो इसलिए डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होना चाहिए? इट शुड बी हायर, यानी ठीक है ऑर्गेनाइजेशन के डेटर्स हो, काफी लोगों को क्रेडिट पे सेल किया जाए, लेकिन उनसे पैसा भी टाइमली कलेक्ट हो जाए, ये ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है। ठीक है, तो वही, अब ये डेटर, हाउ फास्ट द कैश इज कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर, डेटर से पैसा कितनी तेजी से कलेक्ट हो रहा है, ये रेशियो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है डेटर टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है? क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिकली क्रेडिट सेल, नेट क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के बीच में रिलेशनशिप बताता है। ये जो डेटर टर्नओवर रेशियो है DTR, दिस गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन नेट क्रेडिट सेल, यानी नेट में ऑर्गेनाइजेशन कितनी क्रेडिट सेल कर रही है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इनके बीच में रिलेशनशिप बताता है बेसिकली, अगर यही इसका फॉर्मूला भी है। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? एक बार रेड पे ले रही हूँ। डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो क्या है? नेट क्रेडिट सेल, यानी ऑर्गेनाइजेशन नेट में कितनी क्रेडिट सेल कर रही है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब ये जो नेट क्रेडिट सेल है ये कैसे निकलेगी, यानी अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन कितनी क्रेडिट में सेल करेगी, ये कैसे निकलेगा? क्रेडिट में सेल माइनस अगर कुछ सेल्स रिटर्न है तो। ठीक है, नेट क्रेडिट सेल पता करनी है तो वो क्या होगा? क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न, तो इससे ये पता चल जाएगा। एंड एवरेज क्या, और ये तो हो गया न्यूमरेटर, ये जो डिनोमिनेटर है कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलेगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, वही किया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैंने फाइनेंस के अकाउंट्स के बेसिक टर्मोलॉजीज डिस्कस किए थे, तो वहां पर मैंने बताया था कि ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, दिस इज द सम ऑफ बिल रिसीवेबल प्लस डेटर। ये जो ट्रेड रिसीवेबल होता है, ट्रेड रिसीवेबल होता है, ये किसका किसका सम होता है? बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स का सम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? ट्रेड रिसीवेबल क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आपको बिल रिसीवेबल एंड डेटर दिया होगा, तो दोनों को आप सम करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इससे निकल के आएगा डिनोमिनेटर, दोनों को पुट करेंगे, यू विल गेट द आंसर। ठीक, अभी अगर अच्छे से, ये वैसे फॉर्मूला है, इसमें ऐसा कोई टेक्निकल नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे, बट अभी मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ तो और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, अब जरा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो सिग्निफिकेंस अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि इस रेशियो का सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो डेटर टर्नओवर रेशियो है, ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी ये क्या शो करता है?
इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो ये रेशियो शो करता है कि हाउ क्विकली, यानी कितनी तेजी से रिसीवेबल आर कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी जो पैसा रिसीव होना है वो कैश में कितनी तेजी से कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, कैश में चाहे कैश इक्विवेलेंट में। तो ये बेसिकली शो करता है इफिशिएंसी इन कलेक्शन, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो भी उसने क्रेडिट में सेल किया उसके अगेंस्ट जो कलेक्शन कर रहा है उसमें कितना इफिशिएंट है, ये भी ये शो करता है। और अगर इस रेशियो की वैल्यू हाई है देन इट इज गुड। अगर इस रेशियो की वैल्यू हाई है यानी बेटर कंडीशन में है, यानी डेटर्स के पास पैसा फंस नहीं रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन अगर क्रेडिट पे सेल कर रही है तो डेटर से पैसा वापस भी टाइमली आ रहा है, प्रॉम्प्टली यानी जल्दी आ जा रहा है। बट अगर इस रेशियो की वैल्यू क्या है, लोअर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन इज इनएफिशिएंट इन कलेक्टिंग इट्स अमाउंट, यानी अपना जो पैसा है उसको कलेक्ट करने में ऑर्गेनाइजेशन इनएफिशिएंट है। अगर इस रेशियो की वैल्यू कम है तो ये शो करता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब जल्दी से एक और टर्म है डेटर टर्नओवर रेशियो में एक चीज और पूछी जाती है। जब पूछा जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करिए, उसके साथ ही एक ही उसी के अंदर एक टर्म और आता है, दैट इज डेटर दैट इज डेटर कलेक्शन पीरियड, या कह लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड। यानी डेटर से पैसा कलेक्ट होने में एवरेज कितना समय लग रहा है। क्या डेटर से पैसा आने में 2 महीने का समय लग रहा है एवरेज, मतलब इसमें किसी एक डेटर की बात नहीं हो रही है, कई डेटर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे पैसा कलेक्ट होने में एवरेज कितना कलेक्शन पीरियड लग रहा है, कितना कलेक्शन टाइम लग रहा है, ये भी कैलकुलेट किया जाता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। जब डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा जाएगा उसके साथ ये भी अधिकतर पूछा जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डेट कलेक्शन पीरियड या कह लीजिए एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होता है, इट प्रोवाइड्स एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द एवरेज टाइम दैट इट टेक टू कलेक्ट फ्रॉम द डेटर्स, यानी डेटर से कलेक्शन होने में एवरेज कितना समय लग रहा है, ये इस टर्म से कैलकुलेट किया जाता है। एंड इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा है। आपने अभी डीटीआर कैलकुलेट किया, डीटीआर मतलब डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया, बस इसको रखिए डिनोमिनेटर में। आपको कैलकुलेट करना है ना ये डेट कलेक्शन पीरियड आपको कैलकुलेट करना है। तो डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है कि सिंपली अगर आपको नंबर ऑफ डेज के टर्म में कैलकुलेट करना है तो साल में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 को आप डेटर टर्नओवर रेशियो जो इससे पहले कैलकुलेट किया था उससे डिवाइड करिए, तो फिर आ जाएगा आपका नंबर ऑफ डेज के टर्म में कि एवरेज कितने दिन लगते हैं डेटर से पैसा कलेक्ट होने में। ठीक, और अगर आपको मंथ के टर्म में कैलकुलेट करना है तो साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 महीने को डिवाइड करिए डेटर टर्नओवर रेशियो से, तो आपका आ जाएगा कि कितने महीने एवरेज लगते हैं डेटर से पैसा कलेक्ट होने में। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी साथ में पूछा जाता है। अगर डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा जा रहा है तो ये भी पूछा जाएगा, डेब्ट कलेक्शन पीरियड भी पूछा जाएगा। तो सिंपली कुछ नहीं, पहले आपको डीटीआर कैलकुलेट करना है एंड डीटीआर को 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको मंथ के टर्म में आ जाएगा, डेट कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल या कह लीजिए डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है एंड आपको एवरेज कलेक्शन पीरियड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है जो अभी मैंने आपको बताई थी। अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बेसिकली नेट क्रेडिट सेल जो है साल की, वो कितनी है 6 लाख, डेटर्स कितने हैं 50,000 के, बिल रिसीवेबल कितना है 50,000, ये अगर इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, तीन इंफॉर्मेशन है, क्या क्या दी गई है, नेट क्रेडिट सेल जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो कितने की है, नेट क्रेडिट सेल है 6 लाख की, और आपके जो डेटर्स हैं वो 50,000 है, और जो बिल रिसीवेबल है वो आपका कितना है 50,000 है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दी है, यू हैव टू कैलकुलेट द डेटर टर्नओवर रेशियो, आपको डेटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट क्रेडिट सेल, यही था ना, नेट क्रेडिट सेल यानी ऑर्गेनाइजेशन नेट में कितनी क्रेडिट सेल कर रही है, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय आपका ये डेटर प्लस बिल रिसीवेबल का सम क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। तो नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया है क्या, हाँ नेट क्रेडिट सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है 6 लाख।
डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मैंने बताया था, ट्रेड रिसीवेबल किसका किसका सम होता है, डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल का सम होता है, यानी 50K प्लस 50K यानी कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, तो यानी 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये कटा, आ गया 6 टाइम, आ गया आंसर 6 टाइम। तो दिस इज डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो यानी कितना आ गया 6 टाइम, तो दिस इज द आंसर। ठीक, इसके साथ एक और चीज कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है ना, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड ये भी तो कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड मैंने बताया था, अगर आपको मंथ के टर्म में निकालना है तो 12 मंथ, साल में 12 महीने होते हैं। तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो करेंगे। तो 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो यानी 12, और अभी हमने कितना निकाला है डेटर टर्नओवर रेशियो 6 निकाला है, तो इसको डिवाइड करिए यानी आ गया 2, यानी आ गया 2 मंथ। यानी एवरेज जो डेटर से पैसा कलेक्ट होने में जो एवरेज टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है 2 मंथ लग रहा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया एवरेज कलेक्शन पीरियड। और एक चीज और है, अगर आपको डेज के टर्म में निकालना है तो फिर क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 365 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। ठीक है, एंड इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये कुछ 61 समथिंग, मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, ये कुछ कितना आएगा, क्या आ जाएगा 60.83। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 60.83 मतलब 61 डेज, 61 डेज। ठीक है, तो ये आ गया एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया। ठीक है, मैं आ गया, एक बार ये साफ हैंड राइटिंग में देख लीजिए, ये देखिए 61 डेज और ये 2 मंथ 6 टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा रेशियो देखें, तीसरा रेशियो क्या है, हमने डेटर के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे क्रेडिटर के बारे में। ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है, सपोज करिए हमने क्रेडिट पे परचेजिंग की है, हम क्रेडिट पे सेल करते हैं, तो उसी तरह क्रेडिट पे हमने किसी सप्लायर से सामान खरीदा, सप्लायर से हमने रॉ मटेरियल खरीदा, उसका पेमेंट अभी हमने नहीं किया, हम 1 महीने बात करेंगे, 15 दिन बात करेंगे, तो वो सप्लायर क्या है, वो सप्लायर हमारा क्रेडिटर है, उसको पेमेंट करना है। तो अब हम लोग पढ़ना वही जा रहे हैं, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ठीक है, कि हाउ फास्ट वी मेक द पेमेंट, यानी कितनी तेजी से क्रेडिटर का पेमेंट करके हम उसको सेटल कर देते हैं। तो दिस रेशियो हेल्प इन डिटरमाइनिंग दिस, कि क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर कितनी तेजी से सेटल होता है, उसका पेमेंट हम करते हैं, तो ये होता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, एंड इसको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एंड दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रेशियो किसके किसके बीच में रिलेशनशिप बताता है, दो टर्म्स के बीच में, नेट क्रेडिट परचेज, वहां पर क्या था पिछले में, डेटर में क्या था, नेट क्रेडिट सेल था ना, तो यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, जो कह लीजिए एवरेज पेबल या टोटल पेबल, वहां पे एवरेज रिसीवेबल था, यहाँ पे एवरेज पेबल, तो इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर सीटीआर, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज पेबल, इसके बीच में रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, अब एक बात है, आ, देख लीजिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, अगर इस टर्नओवर रेशियो की वैल्यू हाई है तब क्या मतलब है, लो है तब क्या मतलब है। अगर ये जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है इसकी वैल्यू हाई है, इस टर्नओवर रेशियो की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है कि हम क्रेडिटर से बहुत ज्यादा कह लीजिए, उससे उसने हमें रिलैक्सेशन सपोज करिए 1 महीने का दिया है, 2 महीने का दिया है, कि आप 2 महीने बाद पेमेंट कर लीजिए। लेकिन अगर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की वैल्यू हाई है, इसका मतलब क्या है कि हम इस फैसिलिटी का बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम जल्दी से अपना जो अकाउंट है क्रेडिटर के साथ वो सेटल कर देते हैं। ठीक है, हमें जो भी कलेक्शन जो भी ड्यूरेशन मिला है उसका हम इतना ज्यादा फायदा नहीं उठाते हैं, बट इससे ना क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। बीइंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम क्रेडिटर का पेमेंट जल्दी कर देंगे, उसका अकाउंट सेटल कर देंगे, तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ेगी। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है, देखिए लिखा है हाई टर्नओवर रेशियो, अगर इस टर्नओवर रेशियो की वैल्यू हाई आती है, या फिर कह लीजिए शॉर्टर पेमेंट पीरियड, यानी जो पेमेंट पीरियड है वो हम जल्दी कर दे रहे हैं, शॉर्टर ड्यूरेशन में कर रहे हैं, तो ये क्या शो करता है, अवेलेबिलिटी ऑफ लेस क्रेडिट और अर्ली पेमेंट, ये शो करता है कि हम जल्दी पेमेंट कर देते हैं, अर्ली पेमेंट कर देते हैं। एंड ये इंडिकेट करता है कि एंटरप्राइज इज नॉट अवेलिंग इट्स क्रेडिट पीरियड, यानी हमें जितना क्रेडिट पीरियड मिला था हम उसका जो फैसिलिटी है वो पूरी यूज नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर हम कर सकते हैं पेमेंट तो पहले कर देना चाहिए, इससे क्या है ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है।
ठीक है। एंड अगर लो टर्नओवर रेशियो है, इसका मतलब क्या है कि हम ज्यादा समय लगाते हैं अपने क्रेडिटर को पेमेंट करने में, लॉन्गर पेमेंट पीरियड है। एंड इससे क्या है, इससे ये शो करता है कि क्रेडिटर को हम टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रेशियो। अब जल्दी से इस रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं। इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो पेन ले लेती हूँ। इस रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज, इससे पिछले वाले डेटर में क्या था, नेट क्रेडिट सेल था। यहाँ पे क्या है, नेट क्रेडिट परचेज। हम क्रेडिटर से परचेजिंग कर रहे हैं ना क्रेडिट पे, तो वही नेट में कितने क्रेडिट पे परचेजिंग कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। ठीक, एवरेज ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग ट्रेड पेबल और क्लोजिंग दिया है वो डिवाइड बाय 2। ठीक है, और इसके बाद ये जो नेट क्रेडिट परचेज है, ये तो आपको पता है नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे, क्रेडिट परचेज में से माइनस करेंगे क्या, परचेज रिटर्न। अगर हमने परचेज में से कुछ रिटर्न किया है तो वो माइनस करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो आ गया। इसके साथ ही जैसे वहां पे डेटर कलेक्शन पीरियड था ना, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, एवरेज पेमेंट पीरियड। यानी एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब क्या होता है कि एवरेज हमें कितना समय लगता है क्रेडिटर का अकाउंट सेटल करने में। ये कई क्रेडिटर होंगे हमारे, तो इन सारे क्रेडिटर के टर्म में हमें एवरेज कितना समय लगता है अकाउंट सेटल करने में। तो कुछ नहीं, जैसे वहां किया था एकदम सेम वही है। मंथ के टर्म में पता करना है तो 12 को डिवाइड करेंगे किससे, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, अगर मंथ के टर्म में पता करना है तो 12 से डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। ये देखिए कहीं लिखा होगा, ये है नंबर ऑफ मंथ, 12 से डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, तो आपका मंथ के टर्म में आ जाएगा। एंड 365 से डिवाइड करेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो को, तो आपका आ जाएगा डेज के टर्म में कि एवरेज पेमेंट पीरियड कितना होता है। इसको एवरेज पेमेंट पीरियड भी कहा जाता है या एवरेज एज ऑफ पेबल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, तो अब करते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कैलकुलेट ट्रेड पेबल। आपको ट्रेड पेबल या कह लीजिए क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है, एंड एवरेज पेबल पीरियड, वही एवरेज पेबल पीरियड कैलकुलेट करना है, एंड क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी गई है, टोटल परचेज दिया गया है, कैश परचेज दिया गया है, परचेज रिटर्न दिया गया है, क्रेडिटर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर दिया गया है, क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर दिया गया है। तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो निकालें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या था, नेट नेट क्रेडिट परचेज, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर, एवरेज क्रेडिटर, यही फॉर्मूला था। अब बताइए नेट क्रेडिट परचेज क्या है, पे लिखती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ। नेट क्रेडिट परचेज क्या है, नेट क्रेडिट परचेज यानी अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन क्रेडिट पे कितना परचेज कर रही है। तो देखिए टोटल परचेज ऑर्गेनाइजेशन कर रही है 8,50,000, टोटल परचेज कर रही है 8,50,000। इसमें से कैश की परचेजिंग अगर माइनस कर दें, कैश की परचेजिंग माइनस कर दें तो यानी ये आ गई क्रेडिट की परचेजिंग। देखिए ये है टोटल परचेज, टोटल परचेज इतना कर रही है, इसमें से कैश की परचेजिंग माइनस कर दे तो आगे क्रेडिट की परचेजिंग कितनी है। प्लस इसमें कुछ परचेज रिटर्न भी है, यानी हमने परचेज करके कुछ शायद डिफेक्टिव निकल गया था, हमने कुछ रिटर्न भी किया है, तो इसमें से ये 40,000 ये भी माइनस कर दें तो आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेज। ठीक है, ये क्या है, परचेज रिटर्न। तो ये टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस किया तो क्रेडिट परचेज आ गया। तो कैश परचेज क्रेडिट परचेज समझते हैं ना, कैश परचेज यानी हमने कैश में परचेजिंग की है, क्रेडिट परचेज मतलब उधार पे परचेजिंग की है। तो हमें नेट क्रेडिट परचेज लिखना है ना, तो नेट क्रेडिट परचेज के लिए टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करिए और उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करिए। ठीक है, तो ये 8,50,000 में से 80, मैं ये लिखती हूँ 8,50,000 माइनस कितना होगा, 1,20, तो करिए माइनस।
7,30,000, ठीक है। तो नेट क्रेडिट परचेज कितना आ गया? 7,30,000। तो ये आ गया 7,30,000 एंड एवरेज क्रेडिटर। अब डिनोमिनेटर में क्या है? एवरेज क्रेडिटर। एवरेज क्रेडिटर मतलब ओपनिंग, ये एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर डिवाइड बाई 2। तो एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है? एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 1,20,000, एट द एंड ऑफ द ईयर 1,60,000 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये कितना? 1,20, 1,60 कितना हुआ? 2,80, कितना हुआ? 2,80 डिवाइडेड बाई 2 यानी 1,40, ठीक है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं ना 7,30,000 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? 1,40, ठीक है। तो दिस इज क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ये निकल के आ गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एंड आप इसको कैलकुलेट करिए, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करिए। मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की हुई है। हाँ या इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 5.21, 5, ये 5 है, ठीक है। दिस इज 5.21 टाइम्स, ठीक है। तो ये निकल के आ गया क्रेडिटर, ठीक है। 7,30,000 डिवाइड बाई ये आ गया 5.21 टाइम्स। तो इस तरीके से निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक। यहां तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हमें एक और टर्म कैलकुलेट करना है ना, एवरेज पेबल पीरियड। एवरेज पेबल पीरियड भी तो कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था सिंपली क्या करेंगे, अगर मंथ के टर्म में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो अभी आपने कैलकुलेट किया है। तो हम क्या करें? 12 डिवाइडेड बाई क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना आया? 5.21 आया है। तो बस इसको उठा के 12 से 5.21 को डिवाइड करिए, आप कैलकुलेट करिएगा। तो फिर मंथ के टर्म में, अच्छा यहाँ पर इन्होंने डेज के टर्म में निकाला है। चाहे डेज के टर्म में निकालो चाहे मंथ के टर्म में निकालो, मंथ के टर्म में निकालना है तो 12 से डिवाइड करेंगे, डेज के टर्म में निकालना है तो 365 से आप ये 5.21 डिवाइड करिएगा एंड यू विल गेट द आंसर। इसका आंसर आ जाएगा कितना? 70 डेज आएगा, 70 डेज आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन। समझ में आ गया? क्वेश्चन आसान है ना? सिंपली आपको फॉर्मूला पता है, लॉजिक पता है तो आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक बार ये क्लीन हैंड राइटिंग में देख लीजिए। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालना है तो सिंपली क्या था? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। क्रेडिट परचेज कैसे कर निकालेंगे? टोटल परचेज में से कैश परचेज, परचेज रिटर्न माइनस किया, है। और ये देखिए इन्होंने डेज के टर्म में निकाला है, तो ठीक है डेज के टर्म में भी निकाल सकते हैं, मंथ के भी टर्म में निकाल सकते हैं। डेज के टर्म के लिए 365 से डिवाइड करेंगे एंड मंथ के टर्म के लिए 12 से, 12 से, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे चौथे रेशियो पे। हमारा जो फोर्थ रेशियो है, फोर्थ रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फोर्थ रेशियो क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो ये रेशियो क्या होता है? दिस रेशियो गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रेशियो किसके बीच में रिलेशनशिप देता है? नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप हमें पता चलता है इस रेशियो से, ठीक है। ये जो रेशियो है किसके किसके बीच में रिलेशनशिप देता है? नेट सेल्स, ठीक है, नेट सेल्स एंड वर्किंग कैपिटल के बीच में रिलेशनशिप हमें इस से पता चलता है। बेसिकली ये जो रेशियो है ये शो करता है कि जो भी पैसा इन्वेस्ट किया है, जो भी वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो भी वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट किया है, हाउ फास्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, यानी वो जो वर्किंग कैपिटल है, वो जो रुपी है, वो कितनी तेजी से सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये बेसिकली इस रेशियो से पता चलता है। नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, यानी वर्किंग कैपिटल कितनी तेजी से टर्नओवर हो रहा है, यानी वर्किंग कैपिटल कितनी तेजी से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? सेल्स में। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब डे टू डे ऑपरेशन के लिए जो कैपिटल चाहिए होता है, जो पूंजी चाहिए होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कितनी तेजी से सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, ये इस रेशियो से पता चलता है, ठीक है। एंड इस रेशियो का सिग्निफिकेंस की अगर मैं बात करूं, सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखिए लिखा है कि इस रेशियो से पता चलता है कि वेदर और नॉट द वर्किंग कैपिटल हैज बीन एफिशिएंटली यूज्ड इन मेकिंग सेल्स, यानी सेल्स जनरेट करने में क्या वर्किंग कैपिटल एफिशिएंटली यूज किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि नहीं किया जा रहा है, वो हमें इस रेशियो की वैल्यू से पता चलता है।
अगर इस रेशियो की वैल्यू हायर है तो इट्स गुड, ये बेटर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कैपिटल को अच्छे से यूज कर रहा है, वर्किंग कैपिटल सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है आसानी से, मतलब जल्दी कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले की जल्दी से बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। रेड पेन ले लेती हूँ। ये फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। तो ये आ जाता है आपका। एंड नेट सेल्स को और भी हम कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेगा। एंड वर्किंग कैपिटल तो आपको पता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो फॉर्मूला समझ में आ गया, नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ठीक, अब एक क्वेश्चन करें जल्दी से। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या है? करंट एसेट दिया गया है, करंट लाइबिलिटी दी गई है, सेल्स आपको क्रेडिट की सेल दी गई है, इतनी कैश की सेल दी गई है, इतनी सेल्स रिटर्न दिया गया है, इतना। आपको क्या कैलकुलेट करना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम निकालें नेट सेल्स, पहले निकालते हैं। व्हाट इज नेट सेल्स? नेट सेल्स कितनी है? नेट सेल्स के लिए करिए टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितनी है? सेल्स क्रेडिट में कितनी है? सेल्स क्रेडिट में कितनी है? 24 लाख, प्लस सेल्स कैश में कितनी है? कैश में कितनी है? 5,20,000। अब कैश में इतना, क्रेडिट में इतना, अब इसमें से माइनस करेंगे, आपको नेट सेल्स निकालनी है ना, तो माइनस क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न, माइनस 40,000। और तो कुछ नहीं है, माइनस 40,000। तो फिर कितना आ जाएगा? ये 24 लाख और ये 5,20,000, तो कितना आ जाएगा? 29 लाख 20,000 आएगा। देखिए, 29 लाख 20,000। ठीक है, अब इसमें से 40,000 माइनस करिए। आप इसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28 लाख 80,000 आएगा। ये 28 लाख, कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रही है तो देखिएगा। 28 लाख कितना आ रहा है? 28 लाख 80,000। ठीक है, ये आया। नेट सेल्स इतनी आ गई। अब इसके बाद वर्किंग कैपिटल निकालें। इन सारे फिगर को उठा के उसमें पुट करना है। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट कितने हैं? 12 लाख। करंट एसेट है 12 लाख का। करंट लाइबिलिटी कितनी है? 2,40,000। 2,40,000। अब आप इसको भी कैलकुलेट करिए। 12 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, फिर आ जाएगा 11, ये 60, 960, ये आ जाएगा 9,60,000। ये आ गया। तो यानी नेट सेल्स हमारी निकल के आ गई इतनी, वर्किंग कैपिटल निकल के आ गया इतना। उठा के पुट करिए। ये क्या है? वर्किंग नोट है। इसको उठा के पुट करेंगे, यू विल गेट 28,80,000 डिवाइडेड बाई 9,60,000। ठीक है, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो दिस इज द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है। एंड इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करिए, इसको डिवाइड करिए। मैंने यहाँ पे किया हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ क्या आएगा। इसकी वैल्यू आएगी, तो जब आप डिवाइड करेंगे यू विल गेट 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 टाइम्स। तो इस तरीके से वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आप कैलकुलेट। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? तो बहुत इजी है, बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए, इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे एक साफ हैंडराइटिंग में यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यानी आज हमने क्या पढ़ लिया? आज हमने ये जो एक्टिविटी रेशियो या टर्नओवर रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या कह लीजिए इफिशिएंसी रेशियो, इसमें से ये जो 4 रेशियो थे ये आज के लेक्चर में हमने डिटेल में पढ़ लिया है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिटेल में बताऊंगा।
ओके। और मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आज हमने 4 रेशियोज के बारे में बहुत डिटेल में बात की। चारों रेशियो क्या होते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फॉर्मूला है एंड क्वेश्चन। तो सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिटेल में की है। और एक रिक्वेस्ट करूंगी कि लेक्चर यूजफुल लगा करे तो प्लीज लाइक करके ही जाया करिए। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट लगता है। तो प्लीज हमें भी मोटिवेट करते रहा करिए एंड हम भी आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर वीडियो लाते रहेंगे। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस।